नेक्स्ट लेक्चर आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में यूनिट फर्स्ट 3D संक्रमण श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास में बहुत से टॉपिक हो चुके हैं। जैसे हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, चुंबकीय आघूर्ण है और चुंबकीय गुणधर्म है, ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक है 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का गलनांक एवं क्वथनांक। अब देखो 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जो हमारे पास में गलनांक है, क्वथनांक है, उसका मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल बी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि हमारे पास में जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो वहां गलनांक व क्वथनांक का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। जैसे देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये जिंक। ठीक है, ये हमारे पास में है 3D संक्रमण श्रेणी और नीचे हमारे पास में इनका जो गलनांक पॉइंट है अब देखो हमारे पास में श्रेणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। फिर हमारे पास में मैग्नीज और जिंक, इन दोनों तत्वों का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। मैग्नीज और जिंक का गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु है वो कम होता है, जिसका मुख्य कारण ये है कि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s2, यानी कि यह अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने के कारण इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, अधिकतम होता है। और यहाँ पे 3d10 4s2, यानी कि यहाँ भी पूर्ण विन्यास होने के कारण मैग्नीज और जिंक के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में कम भाग लेते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैग्नीज और जिंक का जो हमारे पास में गलनांक और क्वथनांक है उसका मान क्या होता है, कम होता है। अब इसका जो आप पढ़ें तो स्कैंडियम है, इसका गलनांक की बात करें 1539, टाइटेनियम है, इसका होगा 1668, 1900, 1875 और फिर 1500, 1875 और फिर इसका हमारे पास में जो मैग्नीज है इसका होगा 1443 और फिर हमारे पास में 1536, 1483, 1454, 1089 और 415, ये हमारे पास में 943 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो हमारे पास में
जो 3D संक्रमण श्रेणी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है। इसमें 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1 और 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 4D10 4s1। अब देखो इसमें क्या है, इस श्रेणी में बाएं से दाएं स्कैंडियम से लेके और क्रोमियम तक जाते हैं। तो ये हमारे पास में जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखो हमारे पास में जो क्रोमियम है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम है। यह भी अर्ध विन्यास होने के कारण इसका जो गलनांक है वो वेनेडियम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हमारे पास में मैग्नीज है, यानी कि मैग्नीज और जिंक, इनका गलनांक व क्वथनांक 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 3 2 0। ठीक है, हमारे पास ऐसे है और यहाँ पे 1। जल्दी कर सकते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ती है। फिर हमारे पास में मैग्नीज से लेके पर जिंक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी में जिस तत्व के पास में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी उसका गलनांक व क्वथनांक भी अधिकतम होगा। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने पर इनके मान से हम इनको मान देंगे। ये हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारे पास में 3D संक्रमण तत्व और इनका जो ग्राफ है ये हमारे पास में है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये जिंक। यानी ग्राफ है तो हमारे पास में स्कैंडियम से लेके वेनेडियम बढ़ता है, फिर क्रोमियम में हल्की सी कमी आती है, फिर मैग्नीज हमारे पास में कम होगा, फिर हमारे पास में Fe में फिर बढ़ेगा, फिर कोबाल्ट में कम, फिर निकेल में कम, कॉपर फिर हमारे पास में जिंक में सबसे कम होता है। क्योंकि जिंक हमारे पास में कैसा है, पूर्ण पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण 3D संक्रमण श्रेणी में जिंक का गलनांक व क्वथनांक सबसे कम होता है, क्योंकि पूर्ण पूरी विन्यास होने के कारण इसका स्थायित्व अधिकतम होता है। ठीक है, यह बात में 3D संक्रमण श्रेणी के गलनांक व क्वथनांक का छोटा सा वर्णन हो गया कि हमारे पास में गलनांक छोटा टॉपिक आता है डिवाइड करने में कि 3D संक्रमण श्रेणी के गलनांक व क्वथनांक का शॉर्ट नोट लिखिए। तो हम डायरेक्ट ये टेबल बना देंगे और टेबल के माध्यम से हम इसको समझा देंगे कि हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी में जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो गलनांक व क्वथनांक के समानुपाती होती है, अर्थात जिस तत्व में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगी उसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में मैग्नीज का और जिंक का जो गलनांक क्वथनांक है इस श्रेणी में कम होता है, जिसका कारण ये है कि हमारे पास में मैग्नीज है उसमें अर्धपूर्ण विन्यास पाया जाता है, जबकि जिंक में पूर्ण पूर्ण विन्यास पाया जाता है। उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, अधिकतम होती है,
स्टेबिलिटी अधिकतम होने के कारण उनके जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में कम भाग लेते हैं, जिसके कारण स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। और स्थायित्व अधिक होने के कारण उनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। 1539, 1668, 1918, फिर हमारे पास में मैग्नीज का डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर 1530 में हमारे पास में एल्यूमिनियम दूसरे हमारे पास में 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 0 0 और फिर आज हमारे पास में 4 होगा। ठीक है, ये हो गया पास में 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का गलनांक है उतना। इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम उसको ग्राफ को उसमें दिखाने का इस्तेमाल का। और फिर हमारे पास में क्रोमियम से हल्की सी कमी, फिर मैग्नीज के कम, और फिर हमारे पास में फिर बढ़ेगा और जब हमारे पास ग्राफ वापस नीचे डाउन आता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें 3D संक्रमण श्रेणी में संकुल यौगिकों का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D संक्रमण श्रेणी के संकुल यौगिकों का निर्माण। ठीक है, सबसे पहले इसमें संकुल यौगिक क्या होता है? संकुल यौगिक क्या होता है? यह इसका दूसरा नाम है उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? यानी कि किसी यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन को कोई लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करके और केंद्रीय धातु आयन के साथ में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो ऐसे यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास में बात करें सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है, दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और फिर एकल बंध, द्वितीय बंध और त्रिबंध का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता परमाणु होता है, लिगेंड होता है जो अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन के वृत्त कक्षकों में डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, जिससे संकुल यौगिक का निर्माण होता है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है कि हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के तत्व हैं, वो अधिकतम संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की तुलना में। हमारे पास में आवर्त सारणी में 4 खंड होते हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के तत्व हैं वो संकुल यौगिकों में अधिकतम भाग लेते हैं, यानी कि जो संकुल यौगिक है वो अधिकतम होते हैं। उनमें यह गुण क्यों पाया जाता है, जिसके मुख्य गुण निम्न हैं। पहला है परमाणुकीय आकार कम, परमाणुकीय आकार छोटा, यानी जो परमाणु आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है। और अधिकतम धनावेश, यानी जो आवेश है वो क्या होता है, अधिकतम आवेश होता है। तीसरा है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। चौथा गुण है इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम। और पांचवा है जल योजन ऊर्जा का मान कम। ये गुण डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में पाए जाने के कारण डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो सर्वाधिक संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी जो परमाणु आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा है उन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तीसरा वो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था या संयोजकता रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी क्या होती है, अधिकतम होती है। जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है। और हम इसके नियम से लेके और जिंक तक, इसके नियम से लेके और जिंक तक देखें, हमारे पास में जो कोबाल्ट
27 नंबर पे आता है, यह तत्व सर्वाधिक संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। मैंने क्लास में कोबाल्ट 27 वाला जो एलिमेंट्स है वो सर्वाधिक संकुल यौगिकों के साथ में या संकुल यौगिकों को सर्वाधिक रखता है। और एक हम बात करें यह संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक का एग्जांपल देंगे, जैसे हमारे पास में NiCl4 -2, ये हमारे पास में संकुल यौगिक है। ठीक है, इस संकुल यौगिक में हमारे पास में निकिल है, वो Cl के साथ में किस प्रकार बॉन्डिंग करता है या हमारे पास में किस प्रकार बॉन्डिंग करके इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें संकरण कौन सा है। सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल आयन जो निकिल है उसकी निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। इसको हमने x मान लिया, -4 बराबर -2, x बराबर 2, यानी कि हमारे पास में निकिल कैसा है, Na+ अवस्था में यहाँ पे प्रेजेंट है। निकिल 28 नंबर पे आता है। निकिल परमाणु का बाह्य तल, निकिल परमाणु का बाह्य तल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य तल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 28 नंबर पे है 3d8 4s2 और 4p0। ठीक है, फिर हम बात करें Ni+2 परमाणु का बाह्य तल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य तल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ni+2 में है, यहाँ से हम S सबसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, ऑर्गन 18 3d8 4s0 और 4p0। हम इनको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास डी कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारे पास में S कक्षक है और ये हमारे पास में P कक्षक है, 3d 4s और 4। अब हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है निकिल है, इसके साथ में जो जुड़ने वाला लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। कैसा है हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की स्थिति के अंदर जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन नहीं हो पाता। हम कह सकते हैं इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन निकिल के साथ दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उप सहसंयोजक बंध के द्वारा, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, जिसके कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, जिसके कारण संग्रह में बाह्यतम कक्षक भाग लेते हैं। अब देखो मेरे पास में फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में Cl4 है, इसकी सामान्य में हमारे पास में 4 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में 4 समय खाली चाहिए, 1 2 3 4, तो संकरण हमारे पास
ये 3D विन्यास है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे और S और ये P, 4S 4P, यानी संकरण sp3 संयुक्त अवस्था हो जाएगी यहाँ पे, और इन 4 कक्षक में जो Cl माइनस लिगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास से सामान्य संख्या 4 है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड प्रेजेंट है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड प्रेजेंस मेरे पास में सामान्य संख्या 4 होने पर 2 प्रकार के संकुल भी बन सकते हैं, यानी कि ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय भी हो सकती है और वर्गाकार समतलीय भी हो सकती है। जब संकरण sp3 होता है तो वहां पे ज्यामिति कौन सी मेरे पास में चतुष्फलकीय, यानी मेरे पास में निकिल है, ये बीच में रहेगा, निकिल को बीच में रखेंगे और 4 Cl है उनके वहां पे बॉन्डिंग कर देंगे, और जो संकरण हमारे पास में रहेगा यानी अवस्था यानी मेरे पास में निकिल, ठीक है, इसके साथ मेरे पास में 4 Cl है, Cl 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 और Cl, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। फिर आगे हम लिखें इसके बारे में वर्णन करें। सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, जितने भी एकल बंध होते हैं वो कौन से हैं? सिग्मा 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 सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा बंध हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 0 है, तो इसमें संकरण कौन सा होगा? 4 है, संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा, जिसकी हम ज्यामिति की बात करें, इसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी, और जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट। यदि सेंट्रल मेटल आयन के साथ, सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन के पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसके बॉन्ड एंगल और उसकी ज्योमेट्री में परिवर्तन नहीं होता या विकृति उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार हमारे पास में और भी संकुल यौगिक है, और भी संकुल यौगिक है जिनमें हम तो हमारे पास में संकुल यौगिक निर्माण देख सकते हैं। हमारे पास में NaCH4 है, यानी कि सेम एग्जांपल हमने NiCN4-2, इसकी ज्योमेट्री इससे थोड़ी अलग होगी, इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे इसको दोबारा एक बार समझें कि हमारे पास में संकुल यौगिक है NiCN4-2, ठीक है, इसका आयोनिक नेम लिखिए तो क्या होगा? टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो और निकलेट सेकंड आयन, ये इसका आयोनिक नेम हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकंड आयन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले निकल की, यानी निकल की जो अवस्था यहाँ पे कितनी आई है? +2 आई है, यानी कि हमारे पास में कैसा है? ये +2 है, ये -4 है, तो इसमें आगे से आगे -24 आ गया, इससे भी क्या लगाया है? आयन लगाया है। संकुल कैसा है? हमारे पास में विनावेशित है, तो जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है उसका गुण क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में निकल परमाणु का भायतन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ऑर्बिटल 18 3d8 4s2 4p0, देखो 8 है तो हम 3d8 कर देंगे, यानी कि हमारे पास में 4 और 9 को छोड़ के बाकी मेरे पास में 30 माइनस मेरे पास में 8 है, 8 में करके 10 बार है, मेरे पास 3d8 रहता है। Ni+ की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से मिलेंगे? S सबसे, हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 4s0 कर देंगे,
हमारे पास जो निकिल परमाणु है यानी सेंट्रल मेटल आयन है, इसकी समन्वय संख्या की बात करें तो कितनी हमारे पास में 4 है, यानी कि इसकी समन्वय संख्या 4 होने पर हमें पता है कि हमारे पास में 4 Cl माइनस है, तो 4 Cl माइनस अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन के 4 रिक्त संख्या करेंगे, वो डोनेट करेंगे और वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो बस में 4 Cl को 1 2 3 4 हमारे पास में 4 के साथ हो गए हैं, यानी संकरण S कक्षक है, 3 भी है तो sp3 संकित अवस्था भी है, यानी कि 4 कक्षक से हम लोन पेयर डोनेट करके और बॉन्डिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये निकिल है और निकिल को हमारे पास में Cl है, इसके साथ में 4 क्या बनाएंगे, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होगी, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए NaCN4 को लेंगे। ये जो बस में एग्जांपल क्या हो, NaCN4-2। ठीक है, अब निकिल में हम देखें इसमें वही x - 4 बराबर -2 x बराबर 2, वही हमारे पास में Ni+2 वाला Ni+2 हमारे पास में सेंटीमीटर में है प्रेजेंट है, ये सेम रहेगा, ये वाला हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा 3D 4L0 4P0। यहाँ भी समन्वय की है 4 है, लेकिन Cn- हो या हमारे पास में कार्बोनिल हो, NH3 हो, NO2- हो, En हो, ये सभी कैसे हैं, परबल लिगेंड क्षेत्र, यानी कि इनकी प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल आयन में जो एल्यूमिन इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन हो जाता है। अब कहेंगे हम इस अनुकूल युग्म में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में परबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होने के कारण, ठीक है, परबल क्षेत्र लिगेंड उप सहसंयोजक द्वारा होता है, जिसके कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास युग्मन क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन हम यहां पर देंगे और समन्वय संख्या हमारे 4 चाहिए और समन्वय हमारे पास में 4 नहीं, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास में 3D कक्षक 4s और 4p, एक सब ये था, ये 1 2 3 4 था हमारे पास में, संकरण हमारे पास में Bsp2 संकित अवस्था, Bsp2 संकित अवस्था होगी, यानी कि हमारे पास में 4 कक्षक हैं, एक B का है एक S का है, इसमें Cn- है, वो अपने लोन पेयर डोनेट करके और यहाँ पे उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री है, यानी कि Bsp2 संकरण की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय होती है। इसमें 4 Cn है जो वर्गाकार समतलीय संरचना का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास में वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री रहेगी, वही हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितनी है, 0 है। संकरण यहाँ पे कौन सा है, Bsp2 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में समन्वय संख्या 4 आने पर 2 प्रकार का संकरण हो सकता है, Dsp2 और sp3, यानी कौन सा हमारे पास में Dsp2 है, परबल लिगेंड क्षेत्र की प्रेजेंस में। ठीक है, ये संकरण हो गया। फिर हमारे पास में ज्यामिति होगी वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री हो जाएगी और बंध कोण कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार संकुल जो हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी है उसके संकुल यौगिकों का हम वर्णन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक समान संख्या 4 वाले का, एक समान संख्या 6 वाले का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें जिसकी समान संख्या 6 है, समान संख्या 6 वाले का। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक का निर्माण, संकुल यौगिक का निर्माण। ठीक है, अब यहां बात करें हमारे पास में CO NH3 और ये +3। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में NH3 बासिक लिगेंड है और इसके पास हम देखें x + 6 × 0 = 3, x = 3। यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, कोबाल्ट कैसे अवस्था में, थर्ड अवस्था में है, कोबाल्ट +3 है। ठीक है, तो सबसे पहले कोबाल्ट हमारे पास में क्वांटिटी से हम करते हैं, कोबाल्ट से परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही देखें हम ऑर्गन 18 3D7 नंबर पे 3D7 4s2 4p0 और 4d0। ठीक है, कोबाल्ट +3 परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब क्या होगा, ऑर्गन 18 3D6 4s0 4p0 और 4d0। ठीक है, इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करें, B में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और P भी खाली है हमारे पास में और D भी हमारे पास में है, खाली है। 3D 4s 4p और 4d। अब देखो हमारे पास में समन्वय संख्या कितनी है, 6 है, यानी कि हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके 6 रिक्त कक्षक में हमारा जो लिगेंड है वो अपने 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। साथ में हमारे पास में NH में कैसा है, परबल लिगेंड क्षेत्र है, यानी कि हमारे पास में क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एक्वा, ये हमारे पास में 5 लिगेंड सामान्यतः आते हैं। ये कैसे हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। बाकी हमारे पास में Cn- है, या हमारे पास में NO2- है, या मैन हमारे पास में 3 आते हैं और कार्बन मैन हमारे पास में 3 के आते हैं और बस में कैसे परबल लिगेंड क्षेत्र वाले हमारे पास में ये एग्जांपल है। ठीक है, आगे देखिए, इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन का परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन परमाणु के साथ परबल क्षेत्र लिगेंड अपने लोन पेयर दान करके उप सहस्त्र बंधों का निर्माण करता है, ठीक है। फिर साथ में ये है परबल क्षेत्र लिगेंड
उपस्थिति के कारण, परवल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति के कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। अब देखो क्या हुआ हमारे पास में, ये 3D कक्षक है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। 3D 4s 4p और 4d। इस डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका युग्मन इस प्रकार आ जाएगा। अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा लिगेंड है इन 6 कक्षक में अपने लोन पेयर डोनेट करता है, यानी कि संकरण क्या होगा, D2sp3 संकरण होगा। ठीक है, यानी 6 कक्षक इनमें NH3 ठीक है। ये अपने लोन पे डोनेट करने के कारण, यानी कि समन्वय संख्या 6 होने के कारण हमारे पास में जो संकरण होगा या तो D2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। परवल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है कि हमारे पास में आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, यह D2sp3 संकरण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के साथ में NH3 और NH3 ठीक है। सिग्मा बंधों की संख्या सिग्मा बंधों की संख्या मेरे पास यहाँ पे 6। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी यहाँ पे 0 है। संकरण क्या होगा, संकरण हमारे पास में D2sp3 होगा। ज्यामिति हमारे पास कैसी होगी, अष्टफलकीय की ज्यामिति होगी और जो बंध कोण है वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि हम समन्वय संख्या 6 वाले संकुल युग्मों की हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है CONH3 6+3। ठीक है, इसको दोबारा समझें। कोबाल्ट 27 परमाणु का बाह्यता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d7 4s2, साथ में 4p0 4d0 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ कोबाल्ट कर्ण, ठीक है, इसका हम आगे ले लेंगे हेक्सा साइन कोबाल्ट कर्ण, ये इसका आगे हो जाएगा कोबाल्ट कर्ण। ठीक है, बनामिसिक संकुल लिखे 3d6 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से निकाल के 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, 3d6 हो गया है। फिर क्या है, इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में परवल क्षेत्र लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके उपयुक्त सहसंयोजक
कार्बन चैनल लिगेंड की उपस्थिति के कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। 1 2 3 4 5 6 और बचते हुए खाली हो गए। इनमें हमारे पास में NH3 है, अपने दोनों का डोनेट करेगा। ये तीन हमारे पास में क्या है, भरे हुए हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास में चुंबकीय प्रकृति कैसी है, तो कैसा होगा हमारे पास में ये प्रति चुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। यहाँ पे सभी तो कैसे हैं, युग्मित अवस्था में है। ठीक है, आगे बात करें इसका चुंबकीय आघूर्ण देखें, तो कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। रंगीय गुण देखें, रंगीय गुणधर्म देखने पर कैसा होगा, रंगीय। ठीक है, ये वाला जो 3D संकरण श्रेणी के संकुल यौगिक है, उनकी व्याख्या हम ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखें क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हमारे पास में 4D और 5D श्रेणी है, उनका भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेता है क्वेश्चन में कि हमारे पास में निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। जैसे हमारे पास में देने वाले लोग कि 24 का, 29 का, 43 का, 48 का या 72 का, इस प्रकार पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो हम 4D और 5D श्रेणी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि एक पार्ट हमारे पास में क्या आता है, 3D संक्रमण श्रेणी पर कंप्लीट क्वेश्चन आता है। यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी के हमारे पास में जो पूछ सकता है कि 3D संक्रमण श्रेणी की ऑक्सीजन अवस्थाओं को समझाइए, इसकी चुंबकीय प्रकृति को समझाइए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में संकुल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है वो पूछ ले। और साथ में हमारे पास में जो 4D 5D का है, यानी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों में से हमारे पास में ये यूनिट फर्स्ट है, दो क्वेश्चन में से हमारे को एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन किसमें जाएगा, 3D संक्रमण श्रेणी से, और जो सेकंड क्वेश्चन है 4D और 5D संक्रमण श्रेणी से जाएगा। इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले पास में है 4D एवं 5D, 4D एवं 5D संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो जो श्रेणी है उसको हम लिखेंगे ये हमारे पास में 4D संक्रमण श्रेणी और ये 5D संक्रमण श्रेणी। फोर डी संक्रमण श्रेणी है, ये हमारे पास में 39 से स्टार्ट होती है, 39 से लेके 48 तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। एट्रोबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोहेनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, अर्जेंटम और कैडमियम। ठीक है, यह पास में 4D संक्रमण श्रेणी है, जिसको हम शॉर्टिंग द्वारा याद करें तो यारी, जरा, निभा, मौत, तत्व, रुकावट, राहें, पड़े, तो आग में कूद। इसके द्वारा जो याद कर सकते हैं, यारी, जरा, जयरा, निभा, एंटी, मौत, तत्व, रुकावट, राहें, पड़े, तो आग में कूद। ठीक है, 5D संक्रमण श्रेणी है, लैंथेनम, हॉफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन,
रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये हमारे पास में ये है 57, ठीक है। और फिर हमारे पास में 58 से लेके 71 तक हमारे पास में क्या है, लेंथ है 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 और ये 80, ठीक है। ये हमारे पास में है 5p संक्रमण श्रेणी। इसको क्या कर सकते हैं, ला, हफ्ता, वर्ना, रे, उसकी, इधर, पिटाई और होगी। ला, हफ्ता, वर्ना, रे, उसकी, इधर, पिटाई और होगी। ये हमारे पास में है 4D व 5D संक्रमण श्रेणी। अब हम लिखेंगे हमारे पास में 4D संक्रमण श्रेणी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। 4D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखो यहाँ पे भी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिखेंगे। ये परमाणु प्रतीक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। परमाणु क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये है 48। पेट्रोलियम, जेर्मेनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, बोहेडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम, ठीक है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, यहाँ पे हमारे पास में 39 नंबर पे है, तो इलेक्ट्रॉन 36, हमारे पास में नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन 36 सभी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन 36, ठीक है। 4D श्रेणी है, 4D 5s सभी में 4D 5s। वो हमारे पास में 3D थी, ये 4D श्रेणी है, 4D 5s, 4D 5s, 4D 5s, ठीक है। अब ये 39 में है, तो 36 और 2 38 से 39, इसका विन्यास क्या होगा, 41 5s है, फिर 42 5s है, फिर हमारे यहाँ से हमारे पास में अपवाद शुरू हो जाएगा। अब 43 में आपके 44 4s है, 36 और 1 37 और 4 41, 45 4s 45 4s2, फिर 41 बड़ा है
4d7 5s1 4d8 5s1 4d10 5s0 4d10 5s1 4d10 5s2। यानी कि 4d संक्रमण श्रेणी में हम d1 d2 इसकी बात करें हमारे पास में d6 9 ये 3 अंक नहीं आएंगे, यानी कि 3 6 9 है वो हमारे पास में नहीं आएगा, यानी d3 और d6 और d9 विन्यास नहीं आएगा। d1 d2 d4, अब d4 यहाँ पे लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया है, एक हमारे पास में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो ये 4 आ गया, फिर पास में 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया, ठीक है, यानी अर्धपूर्ण विन्यास है तो एक इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे चला जाएगा। फिर हमारे पास में 6 नहीं आएगा, 4d7 5s1 4d8 5s1, फिर हमारे पास में पैलेडियम 4d10 5s0 अर्जेंटम 4d10 5s1, फिर हमारे पास में 4d10 5s2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखें कि हमारे पास में नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास में जो 5d श्रेणी है, यानी कि 5d श्रेणी की बात करें, 5d श्रेणी का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5d श्रेणी का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें और 5d श्रेणी है वो हमारे पास में 57 72 73 74 75 76 77 78 79 और ये है, और वही सारे हमारे पास में प्लैटिनम हैफनियम टैंटेलम टंगस्टन रेडियम ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और ये मर्क्यूरी, ठीक है। अब इसका हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखो क्या होगा, जीनोम 54 सभी में जीनोम 54 जीनोम 54 जीनोम 54, ठीक है। 6d से हमारे पास में 5d श्रेणी है तो 5d1 6s2 3d 4d 5d है, फिर यहाँ पर आता है 4f0 4f14 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 और 4f14, यहाँ पे 5d 6s 5d 6s 5d 6s 5d 6s 5d 6s 5d 6s 5d और 6s, d1 d2 d3 d4 d5 d7, फिर हमारे पास से क्या नहीं आएगा, उसमें 8 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा इसमें 8 नहीं आएगा, यानी इसमें हमारे पास में 8 नहीं आएगा, बाकी सभी विन्यास यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, तो इसका विन्यास क्या रहेगा हमारे पास में 5d9 5d10 5d 9s2, ये इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यानी कि पास में प्लैटिनम से हमारे पास में ला हफ्ता वर्णाले
उसकी इधर बिटाई और होगी, यहाँ पे 8 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा, जब 9 नहीं आएगी यहाँ पास में आएगा 3d9 4s1, फिर यहाँ पास में 4s2 6s2 और फिर यहाँ पास में 6s2। ये का बाइपोल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसी प्रकार पास में 4d और 5d 4d और 5d श्रेणी है, उनका हम बाइपोल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और सामान्य इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, यानी कि 4d और 5d श्रेणी का बाइपोल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें n-1d, ठीक है, n-1d। अब d में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? 1 से लेके 10 और ns। अब इसमें हमारे पास में इस 5d की बात करें, फिर 5d हमारे पास में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे तो ns1 ये हम कह सकते हैं 5d 1 से 10 और 6s1। और 4d से की बात करें n-1d 1 से लेकर 10 ns 0 से 2, क्योंकि हमारे पास जो पैरेलल है उसमें हमारे पास में s में 0 इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होता है, यानी कि 4d 1 से लेकर 10 और 5s 0 से 2, ये इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यानी कि हम कहने की बात करें हमारे पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास में 4D और 5D श्रेणी में कई बार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। हमारे पास में कि 24 का 29 का 44 का 48 का 74 का 76 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो फिर हमारे पास में हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाना चाहिए। हमें ध्यान ये रखना है, देखो थोड़ा सा याद रखेंगे 3D संक्रमण श्रेणी 4D और 5D। 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर हमारे पास में दो चीजें आती हैं 4 और 9, ये D4 और D9 नहीं आता है। 4D श्रेणी की बात करें 3, 6, 9, यानी D3, D6 और D9 विन्यास नहीं आता है। और 5D की बात करें 5 हमारे पास में केवल 8 नहीं है, इनको याद रखेंगे तो इनका हम आसानी से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। D4 नहीं आएगा तो D5 आएगा, तो वहां पे हम S में से इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। D9 नहीं आएगा तो D10 कर देंगे, वहां से हम इलेक्ट्रॉन S में से ले लेंगे। यहाँ पे D3 नहीं आएगा, D4 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन S में से आ जाएगा, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक की क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।